नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, घर खरीदना हम सभी का एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं। आइए जानते हैं वो काम की 9 बातें जो हमें एक घर खरीदने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। मैं अविनाश कुमार, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि ये वो 9 कौन-कौन सी बातें हैं जो एक घर खरीदने से पहले हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम ये प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर हमें ये प्रॉपर्टी खुद अपने रहने के लिए चाहिए तो हमें छोटी छोटी 3 इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, हमारा बजट। हम कितनी ईएमआई, कितने लंबे समय तक और कितना बड़ा लोन ले लेना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे बजट में फिट हो तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि हमें लेने से पहले आज के प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को भी एक बार ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आज प्रॉपर्टी ले लें और साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद हम फिर से घर बदलने के पीछे पड़ जाएं। हम हिंदुस्तानी में एक परेशानी होती है कि हम बहुत जल्दी से घर नहीं बदल पाते, क्योंकि घर खरीदना और बेचना इतना आसान नहीं होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप सिंगल अर्निंग हैं या डबल अर्निंग। अगर आप डबल अर्निंग है तो आपके लिए लोन का प्रेशर कुछ कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ ध्यान रखनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं होता और अगर हम ले भी लेते हैं तो उसे बेचना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार घर बेचने के लिए हमें कम से कम 6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कोई परेशानी खड़ी हो और आपको औने पौने दामों में घर को निकालना पड़े। और मैंने अपने प्रोफेशन में बहुत से लोगों को पैसा गंवाते हुए भी देखा है। सेकंड पॉइंट, घर प्रॉपर्टी लेने से पहले कि आपका 80-20 या डाउन पेमेंट। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो हमें लोन मिलता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% मिलता है। 20% हमें अपनी पॉकेट से देना होता है। लेकिन इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन फी काउंट नहीं होता, इसके अंदर आपकी ब्रोकरेज काउंट नहीं होती, और साथ ही साथ जो आपको कोई मेंटेनेंस वगैरह देनी पड़ती हो तो वो भी इसके अंदर काउंट नहीं होती। तो ये कैलकुलेशन पहले से करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि मेरे पास अभी क्या डाउन पेमेंट करने के लिए प्रॉपर अमाउंट है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप कुछ समय के लिए वेट कीजिए और सही अपॉर्चुनिटी आने का इंतज़ार कीजिए। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप सिंगल अर्निंग हैं या डबल अर्निंग। डबल अर्निंग होने पर हमारे लिए विन विन की सिचुएशन होती है। आइए जानते हैं वो कैसे। जब हम ईएमआई पे करते हैं तो ईएमआई के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका प्रिंसिपल, दूसरा आपका इंटरेस्ट। हम सभी ने एटीसी का बेनिफिट लिया होगा, लेकिन जब हम ईएमआई पे करते हैं उसका जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो हमारे एटीसी सेक्शन में जाता है। एटीसी सेक्शन में हम लोग 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट उठाते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम पर है तो सिर्फ मैं 1.5 लाख रुपए तक की प्रिंसिपल का पार्ट का बेनिफिट ले पाऊंगा, अपने टोटल टैक्सेबल इनकम को लेस कर पाऊंगा। लेकिन यही इसी प्रॉपर्टी में मेरा पार्टनर भी इसमें शामिल है, तो हम दोनों मिलकर 1.5 लाख, मैं 1.5 लाख मेरा पार्टनर, मिलाकर 3 लाख रुपए तक का एटीसी का बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं। साथ ही हम इंटरेस्ट पोर्शन की बात करते हैं। इंटरेस्ट पोर्शन पर भी हमें सेक्शन 24 के अंदर रिलीफ मिलता है। मैं अगर इंडिविजुअल हूँ, मैंने अकेले अपने नाम पर लिया है, तो मैं साल भर में 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही अगर ये इस प्रॉपर्टी में मेरा पार्टनर भी शामिल है तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का पोर्शन मैं क्लेम करूंगा और 2 लाख रुपए का बेनिफिट मेरा पार्टनर भी उठाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 लाख रुपए का बेनिफिट हम दोनों मिलकर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए विन विन सिचुएशन निकल कर आती है कि एक ही प्रॉपर्टी में हम दोनों एटीसी और सेक्शन 24 दोनों का बेनिफिट उठाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक योर एलिजिबिलिटी फर्स्ट, नॉट द प्रॉपर्टी। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब प्रॉपर्टी को देखने निकलते हैं तो जब हमें और प्रॉपर्टी पसंद आ भी जाती है तो हम खुश होकर टोकन मनी या डाउन पेमेंट एडवांस में दे आते हैं। उसके बाद हम लोग लोन प्रोसेस होने के लिए देते हैं। इसमें सिर्फ इतनी प्रॉब्लम आती है कि हमें ये नहीं पता कि हम लोग कितनी लोन के लिए एलिजिबल है, कितना अमाउंट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने की ईएमआई बनेगी, ये अभी हमें कुछ नहीं पता होता।
लेकिन अगर हम पहले अपने लोन की एलिजिबिलिटी चेक करा लें, हमें कितना लोन मिल सकता है, कितनी ईएमआई हम बेयर कर सकते हैं, कितने लंबे समय के लिए बेयर कर सकते हैं, तो हम प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग या उसी टाइम उसी फ्रेम के अंदर हम लोग ढूंढेंगे। लेकिन अगर हम पहले प्रॉपर्टी पे नज़र डालते हैं, तो प्रॉपर्टी लेने के बाद लोन लेना हमारे लिए कंपल्शन हो जाती है और हमें अपने रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है, जो हो सकता है आगे जाकर हमारे लिए सही साबित ना हो। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए। पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इज़ योर जॉब सेफ। सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि हम जिस सेक्टर में इस कंपनी में काम करते हैं, क्या उसका फ्यूचर लंबा जाने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी रीज़न की वजह से कभी भी हमारी सेक्टर प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी कंपनी बंद हो सकती है या मेरी जॉब जा सकती है। अगर इन तीनों पॉइंट पर अगर आप सेटिस्फाई हैं कि आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है इनकमिंग सालों में, तभी आप होम लोन के लिए जाएं, क्योंकि होम लोन कोई 1-2 लाख या 1-2 साल के लिए नहीं होता। ये 25 लाख से लेकर 1 करोड़ या आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके साथ इसका टेन्योर 10 साल से लेकर 30 साल तक आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो जब आप घर लेने की सोचे, होम लोन लेने के बारे में बात करें, तो आप एक बार अपनी फिजिबिलिटी स्टडी ज़रूर कर लें कि क्या मेरी जॉब लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूंगा अभी इस पैंडमिक की। हालांकि इस पैंडमिक के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी इस सिनेरियो में बहुत से लोगों की जॉब गई हैं, पे कट हुए हैं, बहुत सी कंपनीज बंद पड़ गई हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कि हमें अपना घर चलाना है। ईएमआई हम लोग बाद में देते हैं। शुक्र है गवर्नमेंट का कि हमें मोरेटोरियम का बेनिफिट मिला, लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो हमारे सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती थी। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर यू रेडी फॉर एनी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं, लेकिन हम अपनी कंटिजेंसी या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम ऐसा कोई फंड क्रिएट नहीं करते जिसमें कि अगर ज़रूरत पड़ने पर हम उसमें से पैसा निकाल सकें, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब ना करें, हम अपनी ईएमआई टाइम पर दे सकें। घर में कोई परेशानी आ सकती है, हो सकता है जॉब लॉस हो सकता है पे कट हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो गई हो जिसमें हमें कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता हो, या फिर हमारी कंपनी बंद हो गई है, या कुछ और ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके बारे में हमने पहले कभी प्लान ना किया हो या जिसके बारे में ना सोचा हो। हमें इसके बारे में भी एक बार कंसिडर करना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अगर ऐसा प्लान कर रहे हैं कम अगले 1 या 2 साल के लिए, तो सबसे पहले आप एक फिक्स अमाउंट या पर मंथ एक कंटिजेंसी फंड में अपना पैसा डालना शुरू कर दें, जिसमें आपका एक डिसेंट अमाउंट 6 से लेकर 7% के बीच में पैसा इजीली ग्रो होता है, और जब आप चाहें उसे इजीली लिक्विडेट भी कर पाए। ऐसा ना हो कि रिक्वायरमेंट आ गई और आप लिक्विडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सातवां इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, हम सभी के पास क्रेडिट कार्ड है, हम सभी के पास कोई ना कोई लोन है। क्या ऐसा हुआ है पास्ट में पिछले 1 साल के अंदर कि हमने किसी ईएमआई पर या कि डेबिट कार्ड की रीपेमेंट पे हमने डिफ़ॉल्ट किया है। अगर हमने डिफ़ॉल्ट किया है तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें अपना सिविल रेक्टिफाई कराना है, हमें अपना सिविल टाइम टाइम पे चेक करते रहना है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो बैंक आपको तुरंत लोन देने को तैयार रहेगा, लेकिन अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है तो आपको लोन लेने में परेशानी आ सकती है। तो मैं ये सबसे पहले सलाह दूंगा कि जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है या किसी कोई लोन की ईएमआई आ रही है, आप उसे टाइम पर भरते रहे जिससे कि आपका स्कोर मेंटेन रहे। आठवां इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि हम लोग सही रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन लें। इसका मेरा मतलब ये है कि हमारे पास नॉर्मली लोन लेने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली अगर जब देखा जाए मार्केट में कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के आसार हो तो हमें फ्लोटिंग की तरफ नहीं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए। और अगर हमें ऐसा लगे कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नीचे आएंगे तो हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ नहीं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट की तरफ ही जाना चाहिए। और लॉन्गर सिनेरियो में देखा जाए तो हमें फ्लोटिंग की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आने ही आने हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि हम लोग पता कैसे करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, मार्केट सिनेरियो कैसा है। देखिए ये ना सवाल बड़ा ट्रिकी है और इसका जवाब देना भी इतना आसान नहीं है।
लेकिन अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से एक बार इस टॉपिक पे डिस्कस करें, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिनेरियो क्या है, आपको अभी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहिए या फिर फ्लोटिंग। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर बात करें। नौवां और आखिरी पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब आप प्रॉपर्टी का चुनाव करें, तो सबसे पहले जो बिल्डर है उसकी क्वालिटी पर भी एक बार ध्यान दें। प्रॉपर्टी कोई छोटे अमाउंट की नहीं होती, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, और बहुतों के लिए जीवन भर में एक ही बार घर लिया जाता है। तो जब आप अपनी खून पसीने की कमाई किसी को देने जा रहे हैं, तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी आपने एक बार चेक करनी है। पास्ट में बहुत देखा गया है कि बिल्डर्स ने टाइम पर अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की है। अगर ऐसा आपके केस में होता है, तो सोचिए, आपको ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी, और साथ ही आपको रेंट भी, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वो भी पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर डबल मार पड़ने वाली है। तो इन सभी चीज़ों का हमें एक प्रॉपर्टी लेने से पहले ध्यान रखना है। साथियों, ये मेरी तरफ से 9 पॉइंट, आशा करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये सभी पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।